देखिए, चैप्टर 2 से चैप्टर 5 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपको नॉलेज गेन करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। पहला होता है कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? इज द इन्वेस्टमेंट व्हीकल ऑर्गेनाइजेशन एज अ ट्रस्ट दैट पूल मनी फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी एंड अदर असेट अकॉर्डिंग टू स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। तो क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है ये म्यूचुअल फंड, एज अ ट्रस्ट काम करता है। इन्वेस्टर से पैसे ये लोग कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज एंड अदर असेट्स में, जैसा आपका ऑब्जेक्टिव रहता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड एंड रिसीव यूनिट। ठीक है। अगर अपन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने को यूनिट मिलता है। उसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटिंग ऑनरशिप इन ईच स्कीम पोर्टफोलियो। ठीक है। द म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर इज पास थ्रू, मीनिंग दैट इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रिवार्ड आर पास्ड ऑन यूनिट होल्डर्स। ठीक है। आपको जो भी रिस्क होगा वो आपको पास थ्रू होगा, आपको भी रिस्क होगा। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, आपको लॉस भी होगा। ठीक है। इंटरमीडियरीज कौन? स्पॉन्सर एंड एएमसी। ठीक है। डू नॉट शेयर इन स्कीम। ठीक है। इनका एक डिफाइंड फीस और चार्ज भी होता है। पर्पस क्या होता है इन्वेस्टर्स का? म्यूचुअल फंड हेल्प इन्वेस्टर अर्न इनकम टू बिल्ड वेल्थ फॉर ऑफरिंग एक्सेस टू डाइवर्सिफाइड एंड प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियो। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन से जो अपना रिस्क है वो कम हो जाता है। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है? रिस्क कम हो जाता है, प्रोफेशनल मैनेज होते हैं, हाई लेवल के होते हैं, इक्विटी, इकोनॉमी ऑफ स्केल, लिक्विडिटी, रेगुलेटरी ओवरसाइट। ठीक है। इन स्मॉल इन्वेस्टर्स है वो भी अचीव कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अगर आप इंडिविजुअली अगर एज अ स्मॉल इन्वेस्टर्स काम करें और म्यूचुअल फंड के थ्रू करें तो म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है। जितनी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। किसी का ग्रोथ ऑब्जेक्टिव होता है, इनकम होता है। ठीक है। और पोर्टफोलियो उसी के अकॉर्डिंग मैनेज की जाती है। ठीक है। इनकम फंड जैसे है उसमें अगर आप इनकम फंड जैसे म्यूचुअल फंड है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेब्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होगा। लिक्विड ओरिएंटेड स्कीम विल होल्ड शॉर्ट टर्म मनी मार्केट। जैसे लिक्विड ओरिएंटेड स्कीम में करेंगे तो मनी मार्केट में वो इन्वेस्ट करते हैं। द स्कीम इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स इज डिजाइन टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है। म्यूचुअल फंड 2015 में जो 11 लाख करोड़ का था, आज 2025 में 66.7 लाख करोड़ का है। ठीक है। और एसआईपी जो है जिसका मंथली कंट्रीब्यूशन इंक्रीज था, कितना हो गया आज के डेट में? 8,000 करोड़ था 2019 में, आज 26,000 करोड़ मंथली है। ठीक है। क्लासिफिकेशंस। म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती है वो क्लासिफाइड होती है दे उसके स्ट्रक्चर और रिडेम्पशंस के अनुसार। ओपन एंडेड का कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होता। ओपन एंडेड स्कीम जो होती है उसका कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होता, आप कभी भी बाय और रिडीम कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है। और जो भी आपका एनएवी है उसके अकॉर्डिंग आपको बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है। इस फंड में आप जब चाहो कंटिन्यूअसली इशूड कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। ठीक है। क्लोज एंडेड जो होता है वो फिक्स ड्यूरेशन का होता है। इन्वेस्टर जो सब्सक्राइब करते हैं इनिशियल ऑफर में, ठीक है, उनको मैच्योरिटी तक उसको रखना पड़ता है। लेकिन ये यूनिट जो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, जिससे आप जब चाहो उसको एग्जिट और एंट्री कर सकते हो। ठीक है। फंड खुद को रिडीम नहीं करते अंटिल मैच्योरिटी। ठीक है।
इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड, जिसका मैच्योरिटी एक फिक्स रहता है। ठीक है। इंटरवल फंड कंबाइंड फीचर बोथ ओपन फॉर रिडेम्पशन, परचेस एट स्पेसिफाई इंटरवल। ठीक है। लिस्टेड फॉर ट्रेडिंग, इंटरवल स्कीम दस ऑफर लिक्विडिटी एट सेट पीरियड व्हाइल अदर बीइंग क्लोज। ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंसिस्टेंट रिजल्ट। ठीक है। फाइव फाइव ब्रॉड कैटेगरी के होते हैं: इक्विटी स्कीम, डेप्ट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर स्कीम। ठीक है। इक्विटी में जो होता है वो लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सिबल कैप, इस टाइप से इक्विटीज के परसेंट होते हैं कि इतने परसेंट इक्विटीज होंगे। जैसे लार्ज कैप फंड अगर म्यूचुअल फंड लेते हैं तो 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप फंड में 65% मिड कैप फंड स्टॉक्स में, स्मॉल कैप में 65% स्मॉल कैप स्टॉक में, मल्टी कैप में आपको लार्ज, मिड और स्मॉल मिनिमम 25 ऑफ फ्रॉम ईच कैटेगरी, ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है। फ्लेक्सी कैप में 65% इक्विटी अक्रॉस एनी मार्केट कैप, फ्लेक्सी कैप होता है। ठीक है। फिर सेक्टोरल मींस कोई भी फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर या डिफेंस सेक्टर। डिविडेंड यील्ड जिसमें सबसे ज्यादा डिविडेंड स्टॉक देता है उसमें। ठीक है। वैल्यू और कॉन्ट्रा में जिसमें कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी यूज की जाती है। फोकस फंड मैक्सिमम 30 स्टॉक। ठीक है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम डाइवर्सिफाइड होता है। ठीक है। 3 ईयर लॉक इन पीरियड होता है, टैक्स बेनिफिट इसमें मिलता है। ठीक है। एनी डाउट यहां तक? कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपसे ना बन रहे हो? बहुत सिंपल है। इसको केवल अगर आप एक बार भी इस एग्जाम को अगर पढ़ के चले जाते हो पूरी बुक को या नोट्स को, आपको एमसीक्यू की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। 2 आवर्स आपको देने हैं एग्जाम में। शुरू में आपको क्या करना है कि आपको कोशिश करनी है कि 100 में से जितने आपसे सही बन रहे उतने बना लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितने वाला है, आने वाला है। जैसे 100 में एक सपोज आपको पता चल गया कि आपके 45 राइट हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको 10 या 15 नंबर और चाहिए, 10 to 15 नंबर्स और चाहिए पास करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करिए। 100 में 100 अटेंड मत करिए। आपको कोशिश करना है कि मुझे पास करना है इस एग्जाम, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहती। तो पहले यही कोशिश करना है जितना बन सके। और हड़बड़ी में क्या होता है कि अपन क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं है, रीड नहीं करते प्रॉपरली, इसलिए भी बहुत ज्यादा मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चंस हो तो आप, मैं आप लोगों को अनम्यूट भी कर देता हूं। जो भी क्वेश्चंस है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। म्यूचुअल फंड उतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या आप खुद का एक क्या बोलते हैं, पर्सनली अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सेल्फ खुद से करना चाहते हैं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो लोग नहीं आएंगे आपके पास। ये चीज आप पॉइंट नोट कर लीजिए। आज के डेट में जो कस्टमर्स होते हैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, यानी कि हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो वो आपके पास नहीं आएगा दोबारा। ठीक है। फिर होता है डेप्ट फंड। डेप्ट फंड में क्या होता है कि बॉन्ड, डिबेंचर्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ये इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। ठीक है। इनकी सब कैटेगरी होती है, डिफाइन होता है पोर्टफोलियो ड्यूरेशन एंड क्रेडिट क्वालिटीज। ठीक है। एक होता है ओवरनाइट फंड। ठीक है। डेप्ट फंड में भी एग्जांपल है ओवरनाइट। डेप्ट सिक्योरिटी मेच्योरिटी एक दिन से कम की होती है, यानी कि एक दिन में उसकी मेच्योरिटी होती है। ठीक है। उसको ओवरनाइट फंड बोलते हैं। फिर होता है लिक्विड फंड जो 91 डेज की मेच्योरिटीज होती है। फिर होता है अल्ट्रा शॉर्ट, लो, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। ठीक है। जिसका ड्यूरेशन होता है 1 to 3 ईयर्स। फिर होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी जिसकी रेटिंग AA+ से ज्यादा हो, उसमें 80% फंड्स इन्वेस्ट होते हैं। हायर रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। क्रेडिट रिस्क फंड 65% इन लोअर रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है। क्रेडिट रिस्क यानी कि ऐसे बॉन्ड जिसमें आपको रिस्क है लेकिन रिटर्न भी ठीक रहता है। फिर तो होता है GILT, गिल्ड फंड, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूं यहीं से आपके 2 4 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं। एक प्योर इक्विटी और एक प्योर डेप्ट फंड है। ठीक है।
फिर हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, जिसमें डेब्ट और इक्विटी दोनों का मिक्स होता है। एक होता है एग्रेसिव। एग्रेसिव में क्या होता है, 65 to 80% जो पोर्टफोलियो होता है वो इक्विटी का होता है। कंजर्वेटिव में सबसे ज्यादा डेब्ट होते हैं और 10 to 25 इक्विटीज होते हैं। बैलेंस में दोनों बैलेंस होते हैं, चाहे इक्विटी हो चाहे डेब्ट हो। मल्टी एसेट्स में इन्वेस्ट अक्रॉस एटलीस्ट 3 एसेट्स क्लास। ठीक है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, ये क्या होता है, जैसे आपको रिटायरमेंट प्लान करना है, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए प्लान करना है, ठीक है, तो देज स्कीम ऑफन हैव लॉक इन पीरियड, 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है। ये एक गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है। आपका गोल है कि आपको रिटायरमेंट प्लान या बच्चों का एजुकेशन या कोई भी खर्चा आपको करना है, तो एक गोल ओरिएंटेड रहता है। ठीक है। कुछ अदर स्कीम्स होती है, इंडेक्स फंड, ईटीएफ, ये पैसिव मैनेज फंड होते हैं। जो ईटीएफ और इंडेक्स फंड होते हैं वो पैसिव मैनेज फंड होते हैं। ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं 95% ऑफ असेट इन सिक्योरिटी ऑफ टारगेटेड इंडेक्स। ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ना, वो इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। फंड ऑफ फंड क्या होते हैं, फंड ऑफ फंड जो होते हैं अदर म्यूचुअल फंड स्कीम में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। 95% तक, 95% ऑफ अंडरलाइंग फंड्स को वो दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्पेस स्पेशल स्कीम क्या होती है, एक होती है फिक्स मैच्योरिटी स्कीम प्लान। ये होते हैं क्लोज एंडेड डेब्ट स्कीम विथ अ स्टेटेड मैच्योरिटी डेट। ठीक है। ये पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर होते हैं अलाइन विद द स्कीम टेन्योर, ऑफन इन्वेस्टेड इन इंस्ट्रूमेंट दैट मैच्योर अराउंड द स्कीम मैच्योर, बिकॉज दे डोंट टेक न्यू मनी आफ्टर द एनएफओ। ठीक है। एनएफओ के बाद वो कोई नया पैसा नहीं लेते हैं मार्केट से और उसको होल्ड करते हैं मेच्योरिटी तक। तो फिक्स मेच्योरिटी प्लान में इन्वेस्टर को फेयर प्रेडिक्टेबल रिटर्न जनरेट होके मिलता है। ठीक है। फिर होता है कैपिटल प्रोटेक्टेड क्लोज एंडेड फंड। ठीक है। ये ये फंड्स जो होते हैं वो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में होता है। ठीक है। एटलीस्ट आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचा रहे मार्केट मैच्योरिटी तक। ठीक है। और ज्यादा रिटर्न, आपको स्मॉलर पोर्शन जो रिटर्न मिले उतने में भी आप खुश रहते हैं। ठीक है। फिर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट। ठीक है। आईडीएफ, 90% जो असेट्स होते हैं वो डेब्ट सिक्योरिटीज में, वो भी किसमें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या सिक्योरिटाइज इंफ्रा असेट्स उसमें इन्वेस्टमेंट होते हैं 90%। ठीक है। दे कैन बी लॉन्च बाई स्पेसिफिक स्पॉन्सर। ठीक है। आईडीएफ कैन बी सेट एज म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड बाय सेबी और एनबीएफसी। ठीक है। फिर होता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, सिंपल 75% ऑफ जो नेट पैसे होते हैं रियल एस्टेट असेट्स या रियल एस्टेट सिक्योरिटीज में लगते हैं। और जो 35% होता है ना मिनिमम, वो फिजिकल रियल प्रॉपर्टीज में लगता है पैसा। ठीक है। ये भी क्लोज एंडेड एंडेड फंड होते हैं और जो उसकी यूनिट होती है वो एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। ठीक है। एनी क्वेश्चंस यहां तक। देखिए क्वेश्चन नहीं पूछोगे आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे सर। ठीक है। अगर आप डाउट्स लेके एग्जाम में जाओगे तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अब लीगल स्ट्रक्चर और की एंटाइटीज, पहला होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, म्यूचुअल फंड जो होता है वो ट्रस्ट की तरह काम करता है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8082, 1882, ठीक है, 1882। तो पहला होता है स्पॉन्सर, जो म्यूचुअल फंड को सेट करते हैं। ठीक है, सेट द म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, और ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं। ठीक है। अ लीगल डॉक्यूमेंट कॉल्ड द ट्रस्ट डीड इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन द स्पॉन्सर एंड द ट्रस्टी। ठीक है। और वो रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के साथ। ठीक है। ट्रस्ट डीड कंटेंट द फंडामेंटल गवर्निंग टर्म्स एंड सब्जेक्ट टू सेबी प्रेस्क्राइब्ड क्लॉज। ठीक है।
आप समझ गए ट्रस्ट क्या होता है, फिर ट्रस्टी कौन होता है, स्पॉन्सर कौन होता है जो म्यूचुअल फंड को सेट करता है, ठीक है, और अपॉइंट करता है ट्रस्टी को। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। स्पॉन्सर कौन होता है, प्रमोटर्स। हु इनिशिएट द म्यूचुअल फंड, अप्लाई फॉर सेबी फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट द इनिशियल कैपिटल ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। और किसको मिलता है स्पॉन्सरशिप, जिसका फाइनेंस सेबी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार साउंड ट्रैक रिकॉर्ड हो, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी हो, 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो, पॉजिटिव नेटवर्थ हो, रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हो, ठीक है। जो भी स्पॉन्सर्स होते हैं वो एएमएफ एमफी की वेबसाइट में लिस्टेड, यानी कि उनका नाम रहता है, ठीक है। स्पॉन्सर का मतलब नहीं होता कि फंड में आपको जो रिटर्न है उसकी गारंटी मिलेगी, ठीक है। स्पॉन्सर का रोल होता है म्यूचुअल फंड को सेट करना, इंश्योर और एएमसी को इंश्योर करना कि एएमसी कैपेबल हो और वेल कैपिटलाइज हो। फिर ट्रस्टी होते हैं, जो ट्रस्टी होते हैं वो म्यूचुअल फंड के ट्रस्ट में होते हैं, बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर एंड गार्जियन ऑफ यूनिट होल्डर्स इंटरेस्ट, यानी कि जो यूनिट अपने को मिलते हैं, ठीक है, अपन बाय करते हैं तो म्यूचुअल फंड तो अपने को यूनिट मिलते हैं, तो वो उस यूनिट के इंटरेस्ट को गार्जियन करना, यानी कि हमारे हमारे पैसे के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं होता है, वो ट्रस्टी का काम होता है देखना। ट्रस्ट कैन बी अ इंडिविजुअल और ट्रस्टी कंपनीज भी होते हैं, ठीक है। मिनिमम 4 ट्रस्टी डायरेक्टर होते हैं एक बोर्ड में, ठीक है, और एटलीस्ट 1/3 मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। ट्रस्टी इज एक्सपेक्टेड टू पर्सन ऑफ हाई इंटेग्रिटी और स्टैंडर्ड, ठीक है। ये समझ में आया ट्रस्टी, यहां से क्वेश्चन आएगा, ट्रस्टी, स्पॉन्सर्स, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी का क्या रोल है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है म्यूचुअल फंड का, ये एक सेपरेट कंपनी होती है, यही म्यूचुअल फंड को रन करते हैं डे बाय डे। द स्पॉन्सर एंड ट्रस्टी अपॉइंट द एएमसी एंड सेबी प्रायर अप्रूवल, एएमसी मस्ट सेबी अप्रूव होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनकी नेटवर्थ कम से कम 50 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। एएमसी कौन होते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑफ म्यूचुअल फंड। एएमसी में जो डायरेक्टर होते हैं 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, और जो डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव है उनको बिजनेस और फाइनेंस का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एएमसी का रोल क्या है, इट इट डिजाइन एंड लॉन्च स्कीम, अप्रूव, मोबिलाइज फ्रॉम इन्वेस्टर एंड मैनेज दोस फंड एज पर द ऑफर डॉक्यूमेंट। एएमसी अपनी मैनेजमेंट फीस चार्ज करते हैं, जो कि सब्जेक्ट होता है सेबी एक्सपेंस रेशो का लिमिट में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी फीस आप चार्ज कर सकते हो, आप उतने ही चार्ज लोगे जो सेबी ने प्रिस्क्राइब किए हैं एक्सपेंस रेशो लिमिट के अकॉर्डिंग। फिर एएमसी में डिपार्टमेंट होते हैं, टिपिकली डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिसर्च, रिस्क मैनेजमेंट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेशन, कंप्लायंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस, ठीक है। एएमसी और उसके एम्प्लॉयज अवॉइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एएमसी कैन नॉट एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ एनी म्यूचुअल फंड, एएमसी एज अ ट्रस्ट काम नहीं कर सकता, ठीक है। ऑल क्लियर सर यहां तक, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस। देखिए, जितना मैं बता रहा हूं उसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और मेरी कोशिश है कि जल्दी से आप लोगों को जितने डिटेल में मैं समझा सकूं। फिर होते हैं कस्टोडियंस। कस्टोडियन इंडिपेंडेंट एंटाइटीज होते हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के साथ, और इनको अपॉइंट कौन करता है, ट्रस्टी। ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं और ये म्यूचुअल फंड के असेट्स को होल्ड करके रखते हैं, सेफ कस्टडी प्रोवाइड करते हैं, जो जो अपने यूनिट्स होते हैं ना, होल्ड द असेट्स, यानी कि अगर अपन ने शेयर, सिक्योरिटीज, गोल्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपन ने बाय किए हैं एज अ म्यूचुअल फंड, उसको सेफ कस्टडी प्रोवाइड करते हैं कस्टोडियन, ठीक है।
और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं सेट ट्रेड को सेटल करने की, मेंटेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ऑल क्लियर यहां तक? यस सर। ओके, ठीक है। ये बहुत इजी है, लेकिन क्या होता है कि अपन पहली बार कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं तो हो सकता है कि प्रॉब्लम जाए, लेकिन इसको एक रिपीट करते जाएंगे ना तो आप, ट्रस्ट मी, आप 80% से ऊपर स्कोर कर सकते हैं। और मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने ऐसे स्टूडेंट्स लोग को भी पास करा है जिनका कहना था कि सर अपने को 3 दिन बाद ज्वाइनिंग है, जैसे आज है वेडनेसडे, तो किसी ने बोला कि सर मंडे या 1 तारीख से उनकी ज्वाइनिंग होती है जनरली, कि उनको बोला जाता है कि 1 तारीख यानी कि इस डेट तक आप एग्जाम क्लियर करिए। तो मैंने 3 डेज में भी लोगों की तैयारी कराई है, 3 दिन में। किसी कई स्टूडेंट्स को 1 दिन में भी तैयारी करके मैंने एग्जाम पास करवाया है। लेकिन इसका श्रेय मेरे को नहीं जाता है, मैंने उनको गाइडलाइन दी कि आपको ऐसा ऐसा फॉलो करना है, ये चीज आपको पढ़नी है। लेकिन पढ़ना किसको है, स्टडी किसको करनी है, आपको करनी है। ठीक है, मैं तो यहाँ पढ़ा दिया, मैंने आपको गाइडलाइन कर दिया कि ये चीजें पढ़ लो, और मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, मैंने आपको कॉन्फिडेंस दे दिया कि देखो आप कर सकते हो, आप ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। मैंने आपकी हर एक हेल्प की 3 दिन में, जित यानी कि जो भी लगा मैंने सब बताया। ये आपके ऊपर है कि आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं, कितने ज्यादा मोटिवेट हैं कि आप म्यूचुअल फंड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं, कई लोग नोट्स भी नहीं पढ़ते, केवल एमसीक्यू 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 चाहिए, तो एमसीक्यू तो तब समझ में आएगा ना जब आपने कुछ चैप्टर्स अच्छे से पढ़े होंगे। और एमसीक्यू एज इट इज थोड़ी ना आता है, ये कॉलेज और स्कूल के एग्जाम्स थोड़ी ना कि लास्ट ईयर के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लिए तो 2-4 क्वेश्चन वहां से आ गए, ऐसा नहीं होता है इसमें। देखिए, इससे, इस सर्टिफिकेट से का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट बैंक से, लेकिन हाँ, आप अगर आप बैंक बैंक के जॉब के इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको प्रिफरेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा एग्जाम है ये म्यूचुअल फंड का। ठीक है, फिर होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ इन्वेस्टर डिटेल, इन्वेस्टमेंट जिसने किया उसके डिटेल, प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इज डन बाय रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर डिटेल। The AMC may do in-house, outsource RTA like CAMS और K FinTech। RTA मेंटेन करते हैं रजिस्टर ऑफ यूनिट होल्डर ऑफ ईच स्कीम, ईच अकाउंट स्टेटमेंट, इन्वेस्टर एप्लीकेशन, हैंडल रूटीन सर्विसेज। ठीक है, फिर होते हैं ऑडिटर्स। ऑडिटर्स का क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्यूटरी ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो ये ऑडिटर क्यों होते हैं कि आप कोई अगर हमारा हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो स्कीम को भी ऑडिट करते हैं, एक स्कीम ऑडिटर भी होता है इसमें। ठीक है, और ये सब अपॉइंट करते हैं बाई ट्रस्टी। ठीक है, और एएमसी के ओन ऑडिटर से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये सेपरेट होते हैं, इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी करते हैं। ठीक है, एनुअली रिव्यू करते हैं स्कीम अकाउंट्स को कि कोई फ्रॉड फ्राजरी तो नहीं कर रहा है, एक्सपेंस लिमिट को देखते हैं कि कोई ज्यादा खर्चे तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑडिटर का काम होता है, एक स्कीम ऑडिट होता है और एक ओवरऑल ऑडिट होता है, ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं, आजाद। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन तो आता है, और अदर्स में आते हैं बैंक, फंड अकाउंट। ठीक है, लेकिन इतनी चीजें जितनी मैंने अभी पढ़ाई है, इसको ही अगर सिंसियरली अगर आप अच्छे से रीड कर लोगे तो कम से कम 20 नंबर्स तो आ जाएंगे आपके। ठीक है, फिर लीगल एंड रेगुलेटरी। तो कौन रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्ट सेबी रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड को। और म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने में कौन सा रूल है, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996। और अदर सर्कुलेशन सर्कुलर्स जो सेबी टाइम टू टाइम इशूड करते हैं। ठीक है, सेबी का क्या रेगुलेटरी मैंडेट है कि प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, कि आप फॉलो करो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस।
ठीक है। आपके रेगुलेशन में कवर होता है कि आपका फंड में कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, यानी कि क्या है फंड में, आपके एएमसी कौन है, लॉन्च प्रोसेस क्या है, डिस्क्लोजर ऑफर क्या है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट में रिस्ट्रिक्शन क्या है। ठीक है। तो ये मेन चीज है। ठीक है। इसको याद रखना है अपने को कि सेबी ही रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड। अब रोल ऑफ सेबी क्या है? मैंडेटरी रिपोर्टिंग, जो भी ऑनगोइंग ओवरसाइट, मैंडेटरी रिपोर्टिंग, इंस्पेक्शन करना, म्यूचुअल फंड को मस्ट फाइल रेगुलर रिपोर्ट विद सेबी, हाफ ईयरली कंप्लायंस रिपोर्ट बाई मंथली देना, हाफ ईयरली ट्रस्टी रिपोर्ट देना, एनुअल स्कीम रिपोर्ट देना। सेबी इंस्पेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड एंड एएमसी को पीरियडिकली। इट हैज सेट बाय ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस स्कीम फ्रॉम द डिस्क्लोजर। ठीक है। Recent regulation require fund of benchmark their performance of total return indices rather than price indices. SEBI rules also ensure investor protection like event like scheme merger और winder. यहाँ पे भी सेबी इंश्योर करता है इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को। फिर एमफी का क्या काम होता है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। सोल रेगुलेटर होता है सेबी। एमफी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया इन इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा ना, ये जितने हैं सेबी का फुल फॉर्म पूछता है तो लोग नहीं बता पाते हैं। तो भाई अब सेबी का ही फुल फॉर्म याद नहीं है तो कैसे करोगे? तो कौन हेल्प कर पाएगा दुनिया में आपकी? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, एमफी। इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है ना एमफी। ठीक है। जितने भी म्यूचुअल फंड है सब मेंबर होते हैं एमफी के। ठीक है। एमफी ऑब्जेक्टिव इंक्लूड इंप्रूविंग स्टैंडर्ड एंड प्रमोटिंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट वायर सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है। इनका खुद का रेगुलेशन होता है। एमपी कोड ऑफ इथिक्स, एसी, ये इशूड करते हैं। ठीक है। जिसको फॉलो करना होता है, विच ऑल एएमसी एंड ट्रस्ट एक्सपेक्ट टू फॉलो। ठीक है। एमफी जो लेट डाउन करती है गाइडलाइन, तो उसको बोलते हैं एमफी गाइडलाइन एंड नॉर्म फॉर इंटरमीडियरीज, तो उसको अग्नि भी बोला जाता है। तो अग्नि का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड एडवाइजर। मिस सेलिंग तो नहीं कर रहे हो ज्यादा, इथिकल सेलिंग तो कर रहे हो ना, अवॉइड तो कर रहे हो ना, मिस सेलिंग तो नहीं कर रहे हो, सब सही से कर रहे हो ये। और एमफी इन्फोर्स करता है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो रजिस्टर हो और उनका एआरएन नंबर हो, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। एआरएन का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आप एग्जाम पास करते हो तो आपको एआरएन नंबर मिलेगा। ठीक है। एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। एमफी आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है, एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है, वार्निंग भी इशू कर सकता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। एमफी कंडक्ट करते हैं सर्टिफिकेट एग्जाम जैसे एनआईएसएम वीए, जो कि सेबी द्वारा मैंडेट है, लेकिन डेवलप किसके द्वारा किए गए? कोऑपरेशन विथ एमपी एंड एनआईएसएम। ठीक है। लेकिन ये सेल्फ रेगुलेटरी है। एमपी एएमएफआई जो है ये सेल्फ रेगुलेटरी है, लेकिन ओवरऑल रेगुलेशन कौन करता है? सेबी। ठीक है। ड्यू डिलिजेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, सेबी ने मैंडेट किया है एएमसी को इम्प्लीमेंट अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉर डिस्ट्रीब्यूटर इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटरिंग। ठीक है। एडिशनल आपको स्पेशल ड्यू डिलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, आप कहीं मिस सेलिंग तो नहीं कर रहे हो, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, इन्वेस्टर्स के पैसे को मिसयूज तो नहीं कर रहे हो, तो ये ड्यू डिलिजेंस का है। ठीक है। आपके जो ट्रांजेक्शन हो सही तो है, कहीं अपने अपने आप म्यूचुअल फंड की जगह कुछ और तो प्रोवाइड नहीं कर दे रहे हो, जो जिसमें कस्टमर इन्वेस्टर को रिस्क ज्यादा है। ठीक है। फिर होता है इन्वेस्टर ग्रीवेनेंस। अगर आप म्यूचुअल फंड आपके पास है और आपको ग्रीवेनेंस है, ठीक है, कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो एएमसी इन्वेस्टर सर्विस सेंटर आईएससी, ये सपोर्ट चैनल होता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है एनी कंप्लेन में। आप डायरेक्ट सेबी के पास ना जाके पहले म्यूचुअल फंड के पास जाएंगे तो इन्वेस्टर
सर्विस सेंटर। ठीक है, अगर वहां पे आपका जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, तब आप सेबी के पास जाएंगे। सेबी ने एक पोर्टल बनाई है जिसका नाम है स्कोर, ये हमेशा आएगा, ये तो आता ही है, ये आएगा ही, ये जो बॉक्स में दे रहा हूं ना ये आएगा ही। तो सेबी का जो ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल है उसको बोलते हैं स्कोर, सेबी कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम। ठीक है, आप इन्वेस्टर एज अ इन्वेस्टर लॉन्च कर सकते हैं कंप्लेन। ठीक है, और सेबी स्कोर अलाउ ट्रैकिंग ऑल कंप्लेन स्टेटस, और आपको विथ इन 21 डेज आपको आपको उसको कंप्लेन को रिजॉल्व करना है। ठीक है, आपको एड्रेस करना है। ठीक है, फिर होता है एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन कोड ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो फेयर, क्लियर एंड ट्रूथफुल होना चाहिए, आपको अनवारंटेड क्लेम नहीं करने हैं। ठीक है, मिसलीड नहीं करना है। ठीक है, म्यूचुअल फंड जो बोलते नहीं है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट, रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। ये तो आपको हर ऐड के बाद बोलना ही है, डिस्क्लेमर देना ही है। ठीक है, पहले बहुत जल्दी जल्दी बोला जाता था, म्यूचुअल फंड सही है करके एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलता है। ठीक है, ज्यादा आपको एग्जीगरेटेड स्लोगन नहीं देना है कि बहुत ज्यादा आप हाई हो, बहुत बड़ा कुछ काम कर लिया आपने, बेस्ट परफॉर्मिंग, आपका बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, ऐसा नहीं बोलना है आपको। बेस्ट परफॉर्मिंग अभी तक है, हो सकता है आने वाले टाइम में ना रहे तो। ठीक है, आपको एडवर्टाइजमेंट में स्कीम ऑफर डॉक्यूमेंट्स, एसआईडी और एसएआई दोनों को डिस्क्लोज करना है, यानी कि आपको कंसिस्ट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, आपको वहां पे कोई प्रॉमिस नहीं करना है कि आप कुछ आप जो रिटर्न जनरेट करके देंगे वो एक्चुअल नहीं होगा। कि कई लोग बोलते हैं ना कि सर अभी म्यूचुअल फंड ले लो 4 साल में डबल, ऐसा नहीं बोलना है, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। आपको पता ही नहीं है ना कि मार्केट आने वाले टाइम में कहाँ जा सकता है, तो यस सर। गलत गलत जानकारी नहीं देना है। ठीक है, आप जब एग्जाम देने जाओ तो इसी ऐसा सोचते हुए जाना है ना, अपने को एक सोच बनानी है कि मैं एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम देने जा रहा हूँ। की रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन है, आपको म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं होती है ना कि आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। आपको फंड, कोई भी फंड कैन नॉट इन्वेस्टमेंट मोर देन 10% ऑफ स्कीम असेट इन सिंगल कंपनी, 10% से ज्यादा किसी एक कंपनी में नहीं कर सकते। बोरोइंग बाय स्कीम इज रेस्ट्रिक्टेड, टेम्पोररी बोरोइंग अलाउ अप टू 20% ऑफ असेट फॉर लिक्विडिटी नीड, 20% से ज्यादा बोरोइंग नहीं कर सकते। ठीक है, म्यूचुअल फंड डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते कमोडिटीज में डायरेक्टली। ठीक है, एक्स इसमें दो एक्सेप्शन है, गोल्ड और सिल्वर, इसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी कमोडिटीज में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, या इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, ये समझ जाओ। और आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप। ठीक है, एज पर सेबी गाइडलाइन। एसएडी किसको बोलते हैं? स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उसको एसएडी बोलते हैं, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एसआरडी एंड डिस्क्लोजर। ठीक है, तो इसमें दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, पहला होता है एसआईडी, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, और होता है की इंफॉर्मेशन मोमेरेंडम। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, और ये होता क्या है, जितनी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इज ट्रीटेड एज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन ऑफर डॉक्यूमेंट्स, आपको ऑफर डॉक्यूमेंट्स मिलता है जब भी आप अगर नया एनएफओ आता है। ठीक है,
अगर आप डॉक्यूमेंट्स में साइन करते हो, इसका क्या मतलब है कि आपने एसआईडी, एसआईडी मीन्स स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, एंड एसएआई, ये दोनों को अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, आप एग्री हो उसके टर्म से। अगर आपने नहीं पढ़ा, वो आपका रिस्क है। ठीक है। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है? ऑल डिटेल अबाउट स्कीम, रिस्क फैक्टर, बेंचमार्क इंडेक्स, लोड एंड एक्सपेंस, फंड, फंडामेंटल एट्रीब्यूट। ठीक है, ये सब इन स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में होता है। ठीक है। एसएआई में क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल। इसमें क्या क्या चीजें होती है कि आपका स्पॉन्सर कौन है, एएमसी कौन है, ट्रस्टी कंपनी कौन है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है एएमसी का, फिनेंशियल रिजल्ट कैसा रहा म्यूचुअल फंड का, ये एसएआई में रहता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखते रहिएगा। फिर की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? केआईएम, जो कि अटैच होता है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और इन्वेस्टर के लिए मैंडेटरी रहता है अगर आप नया न्यू परचेस कर रहे हैं। ठीक है। इस स्कीम में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, असेट एलोकेशन, रिस्क प्रोफाइल क्या है, ऑप्शन क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्सपेंस रेशो क्या है, एग्जिट लोड, बेंचमार्क, हिस्टोरिकल रिटर्न, ये सब दिया रहता है। और केआईएम जो है वो एटलीस्ट एनुअली अपडेट होता है। ठीक है। केआईएम साल में एक बार अपडेट होता है ना, ये याद रखिए। KIM also have the account opening form as a part of it। ठीक है, KIM का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। फिर होता है अदर डिस्क्लोजर। अदर डॉक्यूमेंट्स भी इशू करते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है। फंड फैक्ट सीट क्या होती है? फंड फैक्ट सीट क्या होती है? मोस्ट एएमसी पब्लिश्ड मंथली फंड फैक्ट सीट ऑल देयर स्कीम, नॉट मैंडेट बाय रेगुलेशन। ये कोई रेगुलेशन में नहीं होती, इट इज अ मार्केट प्रैक्टिस। इसमें आपको पता चलेगा क्या रहता है, एयूएम फंड साइज क्या है, एनएवी क्या चल रही है, बेंचमार्क का नेम क्या है, परफॉर्मेंस डेटा क्या है, लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का सीएजीआर में। ठीक है, कंपेयर क्या हो रहा है, पोर्टफोलियो होल्डिंग क्या है, क्या क्या होल्ड आपने किए हैं। ठीक है। फैक्ट शीट में आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, लोड फैक्टर, एक्सपेंस रेशो सब मिल जाता है। एडेंडा या नोटिस क्या होता है? इट इज अ चेंज इन स्कीम इंफॉर्मेशन। ठीक है, एडेंडम, म्यूचुअल फंड इशू एडेंडम और पब्लिक नोटिस विच सर्व एज अ अपडेट ऑफ एसआईडी। अगर एसआईडी या एसआईए में कुछ अपडेट करना है तो एडेंडम आपको इशू करना पड़ेगा। ठीक है। कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, आफ्टर ईच मंथ आपको सीएएस, कॉन्सोलिडेटेड म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन और होल्डिंग अक्रॉस फंड आपको देना है। दिस इज नॉट अ ऑफर डॉक्यूमेंट बट अ ऑपरेशनल डिस्क्लोजर मैंडेट बाय सेबी फॉर ट्रांसपेरेंसी इन होल्डिंग, ये आपको प्रोवाइड करनी है। फिर आपको एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है, financial statement and report from the trustee। Retail investor may not read this detail, they are available in AMC website। एनुअल रिपोर्ट AMC की वेबसाइट में मिल जाती है। की मैंडेटरी डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी के लिए एनएवी आपको ओपन एंडेड स्कीम का पब्लिश करना है डेली, एएमसी की वेबसाइट में और एमफी की वेबसाइट में। पोर्टफोलियो होल्डिंग ऑफ स्कीम ओपन हैंडेड में, और क्लोज एंडेड में आपने मान लीजिए कुछ पोर्टफोलियो में चेंजेस किए हैं, उसको भी दिखाना है। ठीक है, कंप्लेन डेटा दिखाना है, एयूएम दिखाना है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इस डिस्क्लोजर से इन्वेस्टर इंफॉर्म रहते हैं, वेल इंफॉर्म रहते हैं। ठीक है। ये अगर आपने कर लिया, इतनी सारी चीजें अगर आपने पढ़ ली, ये 8 पेजेस अगर आपने अच्छे से रीड कर लिए, बहुत